रात का अंधेरा हॉस्टल के हर कोने में फैल चुका था। हवाओं की सरसराहट, खिड़कियों से टकराती शाखाएं, वो सुनसान गलियां जो दिन में हंसी मजाक से गूंजती थीं, अब मृतप्राय जंगल बन चुकी थीं। जब कार्तिक वार्डन तीसरी मंजिल के कमरे की ऑडिट के लिए पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि ना तो ये रात सामान्य है, ना ये अकेलापन। तभी एक हल्की हवा के झोंके के साथ कमरा सन्नाटे में डूबा। टॉर्च की रोशनी धीमी और किसी की ठंडी सांस उसके कंधे पर गूंजी। क्या वो आत्मा जिसे समय ने दफन किया था वापस आ चुकी थी? देखिए पूरी कहानी डर, रहस्य और भूतिया सच के साथ, प्रेजेंटेड बाय हूनी मंजर। रात का अंधेरा हॉस्टल नंबर 9 के हर कोने में फैल रहा था। बाहर हवाओं की सरसराहट इतनी तेज थी कि पुराने पेड़ों की टहनियां खिड़कियों से टकराकर अजीब आवाज कर रही थीं। 3 मंजिला हॉस्टल का हर फ्लोर, हर कमरा किसी भूतिया महल की तरह सुनसान और डरावना लग रहा था। जिन छात्रों ने दिन में हॉस्टल की गलियों में हंसी मजाक की होती थी, अब वही जगह किसी मृतप्राय जंगल जैसी सन्नाटे में डूबी थी। कार्तिक हॉस्टल का वार्डन अपने पुराने चमड़े के जूते की आहट के साथ तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में चाबी का गुच्छा था जो हर कदम पर हल्की सी झनकार कर रहा था। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी झलक रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि आज की रात कुछ सामान्य नहीं है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे हॉस्टल पर हावी होने की तैयारी में हो। जैसे ही वो तीसरे फ्लोर के सबसे सुदूर कमरे के पास पहुंचा, वहां से अचानक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। कार्तिक ने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कमरे का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। कमरे की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और पुरानी परतों में लिपटी धूल हवा में उभर रही थी। कमरे के फर्श पर टूटी कुर्सियों और बिखरे हुए किताबों की परछाइयां दीवारों पर अजीब आकार बना रही थीं। तभी कमरे के कोने से हल्की हंसी की आवाज आई। कार्तिक ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल धड़कने लगा। वो महसूस कर रहा था कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहां? कार्तिक ने गहरी आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट ही लौट कर आई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में केवल कार्तिक की आंखों की चमक और उसके हाथ की टॉर्च की रोशनी बिखरी हुई थी। तभी पीछे से किसी का ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा और कान में धीमे स्वर में फुसफुसाई, तुम यहां अकेले नहीं हो कार्तिक। कार्तिक की रूह कांप उठी। वो पलटकर देखने लगा, लेकिन वहां खाली था। फिर भी कमरे में कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर कर छोड़ने को तैयार नहीं थी। फर्श पर अचानक खून के छींटे दिखाई दिए। दीवार पर लाल स्याही जैसी कोई चीज उभर आई, जिस पर लिखा था आखिरी रात। कार्तिक ने तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, कमरे के कोने में किसी की छाया उभर आई। वो छाया मानवीय आकार की थी, लेकिन आंखों में कुछ असामान्य और डरावना था। छाया ने अचानक चिल्लाया और कार्तिक पीछे हट गया, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हॉस्टल के बाकी छात्र भी अब परेशान होने लगे थे। दूसरे फ्लोर में रहने वाला अजय अचानक भागता हुआ तीसरे फ्लोर पर आया। उसने कार्तिक को देखा और चीखते हुए बोला,
कार्तिक, वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर जोर से कहा, शांत हो जाओ, हमें पहले यह देखना होगा कि क्या हो रहा है। अगर हम घबराएंगे तो यह हमें और मुश्किल में डाल देगा। जैसे ही उन्होंने कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया, कमरे की सारी खिड़कियों से हवा इतनी तेज आई कि पंखे और पर्दे हवा में झूलने लगे। फर्श पर रखी कुर्सियां अपने आप इधर उधर टकराने लगीं। अजय पीछे हट गया और चिल्लाया, ये हॉस्टल, ये जीवित है कार्तिक, ये हमें मारना चाहता है। तभी कमरे की दीवार से अचानक धुएं जैसी चीज उभर आई और उसका आकार एक आदमी जैसा बन गया। ये छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसके हाथ लंबे और ठंडे लग रहे थे। कार्तिक ने अजय को पीछे खींचा और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, वहां दूसरी छाया उनके रास्ते में खड़ी थी। ये कोई आम आत्मा नहीं है, कार्तिक ने फुसफुसाते हुए कहा। ये बदला लेने वाली आत्मा है। हॉस्टल में जो हुआ वही इसकी ताकत है। अचानक कमरे में बिजली की हल्की हल्की चमक आई और दोनों ने देखा कि फर्श पर कुछ पुरानी तख्तियों पर नक्काशी की हुई थी। उसमें छात्रों के नाम थे, कुछ नामों पर लाल निशान थे। कार्तिक समझ गया कि हॉस्टल की ये आत्मा उन लोगों को निशाना बना रही थी जो कुछ छिपा रहे थे। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक छाया ने हमला कर दिया। कार्तिक ने अपने हाथ से उसे धक्का दिया, लेकिन छाया स्थिर थी। अजय ने पास रखी स्टूल उठाई और उसे फेंक दिया। छाया चीखती हुई कमरे के कोने में चली गई। इस बीच हॉस्टल के अन्य कमरे से भी चिल्लाने और लड़ाई की आवाजें आने लगीं। हॉस्टल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे समझ पाना किसी के लिए भी असंभव था। कार्तिक ने धीरे धीरे समझा कि ये रात हॉस्टल नंबर 9 के लिए सबसे भयानक रात बनने वाली थी। हर कदम पर आत्मा उनके पीछे थी, हर आवाज में खतरा था, और ये आखिरी रात सिर्फ शुरुआत थी। कार्तिक और अजय अब तीसरे फ्लोर के गलियारों में भटक रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें दिखाई दे रही थीं। हर कोने में अजीब अंधेरा और किसी अनजाने डर का एहसास था। उनका हर कदम हॉस्टल की पुरानी ईंटों और टूटी खिड़कियों से टकराकर गूंज रहा था। जैसे ही वो दरवाजों के पास पहुंचे, वहां अचानक किसी ने जोर से चीखा। दोनों डर के मारे थम गए। अजय ने कार्तिक से कहा, ये आवाज, ये वही छात्र थी जो कल रात अचानक गायब हो गया था। हमें तुरंत वहां जाना होगा अगर वो खतरे में है। कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, पर हमें सावधानी बरतनी होगी। यह आत्मा कहीं भी हो सकती है और हमें तभी मौका मिलेगा जब हम उसके चालाकी से बचेंगे। वो दोनों जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कमरे के कोने से लाल चमकती आंखें उभरीं। कार्तिक ने महसूस किया कि ये वही आत्मा है जो उन्हें पीछा कर रही थी। अचानक कमरे में कुछ फर्नीचर अपने आप उड़ते हुए उनके रास्ते में आ गया। अजय पीछे हट गया और जोर से चीखा, ये हॉस्टल, ये जीवित है। छाया धीरे धीरे उनका घेराव कर रही थी। कार्तिक ने पास की टूटी कुर्सी उठाई और छाया की तरफ फेंक दी। कुर्सी उसकी आंखों से टकराई, लेकिन आत्मा अटूट रही। फिर उसने देखा कि फर्श पर कुछ पुराने निशान हैं। ये निशान अचानक लाल हो गए और हवा में उड़ते हुए छाया के हाथों की तरह फैल गए। अचानक अजय ने पीछे की ओर भागते हुए देखा कि एक दीवार पर नक्काशी में उनके नाम लिखे हुए हैं। कुछ नाम लाल रंग में झिलमिला रहे थे। हम में से किसी को ये आत्मा निशाना बना रही है, अजय ने घबराते हुए कहा। कार्तिक ने जल्दी से योजना बनाई। उसने अजय से कहा, हमें इसे पकड़ना नहीं है, बल्कि भ्रमित करना है। इसे उस कमरे की ओर खींचो जहां पुरानी किताबें और पेड़ों की छायाएं हैं। वहां हम इसे फंसाने की कोशिश करेंगे। दोनों धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच पहुंचे। छाया उनके पीछे थी। तभी अजय ने पास की दराज से एक पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई और आत्मा पर फेर दी। छड़ी सीधे छाया के शरीर से टकराई और वो चीखती हुई पीछे हट गई। लेकिन आत्मा ने पीछे हटते ही हवा में एक तेज झोंका पैदा किया। फर्नीचर उछलने लगा और कमरे की खिड़कियां जोर जोर से झंझना रही थीं। कार्तिक और अजय दोनों अपनी जगह से लड़खड़ाए। तभी कमरे की अंधेरी छाया अचानक एक विशाल आकार में बदल गई। उसकी लाल आंखें अब पूरी तरह चमक रही थी। वो चीखती हुई उनके ऊपर टूट पड़ी।
अजय ने तुरंत एक मेज को खींचा और उस पर चढ़कर आत्मा से लड़ने की कोशिश की। कार्तिक ने पास की लोहे की रॉड उठाई और आत्मा के सामने खड़ा हो गया। अचानक आत्मा ने उनकी तरफ एक अजीब शक्ति भेजी। कार्तिक और अजय पीछे गिर पड़े। जैसे ही वे उठे, उन्होंने देखा कि कमरे में हवा में उभरते हुए कुछ भूतिया हाथ उनके पास से गुजर रहे थे। कार्तिक ने अपने हाथ में टॉर्च की रोशनी जलाई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि छाया अब फर्श पर बिखरी हुई पुरानी तस्वीरों और कागजों से ऊर्जा खींच रही थी। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, हमें इसे रोकना होगा, ये हॉस्टल में सभी को मार डालेगी। कार्तिक ने धीरे धीरे योजना बनाई। उन्होंने देखा कि आत्मा उन छात्रों के नामों पर निशाना बना रही थी जिनकी यादें हॉस्टल में पुरानी किताबों और रिकॉर्ड्स में दर्ज थी। अगर वो नामों को मिटा दें या भ्रमित करें तो शायद आत्मा कमजोर हो जाए। दोनों ने तेजी से कमरे की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और फाइलें इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी, लेकिन तभी अजीब चीज हुई। कमरे की छत से अचानक कुछ टुकड़े गिरे और अजय के पास फर्श पर छाया का हिस्सा गिरा। वो तेजी से अजय की तरफ बढ़ा, जैसे किसी को निगलने की कोशिश कर रहा हो। कार्तिक ने तुरंत अपनी रॉड से छाया पर वार किया। वार का असर हुआ और छाया ने जोर की चीख मारी। अजय और कार्तिक ने मिलकर उसे और अधिक पीछे धकेला। जैसे ही वो दोनों थोड़ी देर के लिए सांस लेने लगे, उन्होंने देखा कि कमरे की हवा अब स्थिर हो रही है। छाया धीरे धीरे धुएं जैसी बनकर फर्श पर फैल गई और अंत में गायब हो गई। दोनों अब थक चुके थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ये जीत अस्थायी है। हॉस्टल नंबर 9 की आत्मा अभी भी जीवित है। ये केवल शुरुआत थी। अगली रात जो भी होगा वो और भी भयानक होगा। अगली सुबह हॉस्टल की खिड़कियों से धूप की हल्की किरणें घुस रही थीं, लेकिन कार्तिक और अजय की आंखों में नींद का कोई अंश नहीं था। उनकी सांसें अभी भी तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। पिछली रात की घटनाएं उनके दिमाग में घूम रही थीं। हमें कुछ सोचना होगा। ये आत्मा सिर्फ हमारी तरफ ही नहीं, बल्कि बाकी छात्रों के लिए भी खतरा है, कार्तिक ने गंभीर आवाज में कहा। अजय ने धीरे धीरे सिर हिलाया। पर हम अकेले क्या कर सकते हैं? हॉस्टल में अभी भी कई छात्र हैं, और अगर ये आत्मा उनमें से किसी पर कब्जा कर लेती है तो कोई नहीं बचेगा। इसी दौरान हॉस्टल का वाकिन मोहन जी दोनों के पास आए। उनकी आंखों में चिंता थी। कल रात जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। मैं इसे कई सालों से देख रहा हूं। ये आत्मा उन छात्रों की यादें खा रही है और उनमें से किसी के शरीर में समा सकती है। आप दोनों को सतर्क रहना होगा। कार्तिक और अजय ने मोहन जी की बातें सुनी और तय किया कि वे रात को पूरी तरह से तैयार रहेंगे। उन्होंने हॉस्टल की पुरानी किताबों, रिकॉर्ड्स और तस्वीरों का अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा केवल उन छात्रों के पास जाती है जिनकी पुरानी यादें हॉस्टल के रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। जैसे ही रात हुई, हॉस्टल में फिर वही घबराहट का माहौल बन गया। गलियारों में अजीब सी सरसराहट, टूटे फर्श और खिड़कियों की आवाजें गूंज रही थीं। कार्तिक और अजय अपने तैयार उपकरणों के साथ तीसरे फ्लोर में पहुंचे। उन्होंने टॉर्च, लोहे की रॉड और पुरानी किताबों के पन्नों को अपने साथ रखा। अचानक एक कमरे की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर झोंका मार दिया। अजय ने देखा कि कमरे में कोई हलचल है। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि छात्र सोनू, जो पिछली रात गायब हो गया था, उसके शरीर के चारों ओर अजीब लाल चमक थी। सोनू ने जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज सामान्य नहीं थी। वो किसी और की तरह बोल रहा था। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। उसकी आवाज में डर और क्रोध दोनों थे। अजय ने तुरंत करंट की तरह महसूस किया कि आत्मा ने सोनू के शरीर पर कब्जा कर लिया है। कार्तिक ने तुरंत योजना बनाई। हमें इसे शरीर से बाहर निकालना होगा। अगर ये हॉस्टल में फैल गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। वो दोनों धीरे धीरे सोनू के पास पहुंचे। आत्मा ने उन्हें देखकर चीख मारी और कमरे में अचानक भारी हवा चलने लगी। फर्नीचर अपने आप हिलने लगे और कागज हवा में उड़ने लगे। कार्तिक ने अपने पास रखी लोहे की रॉड से आत्मा पर वार किया, लेकिन आत्मा हवा में फैलकर उनसे बच गई। अजय ने पास की पुरानी किताब उठाई और उसमें लिखे हुए नामों को जोर से फाड़ दिया। ये देखकर आत्मा झटका खाई और जोर की चीख मारी। सोनू ने अपनी आंखें खोली और थोड़ी देर के लिए होश में आया, परंतु आत्मा ने तुरंत उसके शरीर में फिर से जगह बना ली। अजय ने पीछे हटते हुए चिल्लाया, हमें इसे बाहर फंसाना होगा, यह हमसे तेज है। कार्तिक ने पास की टूटी कुर्सी उठाई और सोनू की तरफ फेंक दी। कुर्सी आत्मा के लाल शरीर से टकराई और कमरे में हलचल मच गई।
अचानक कमरे की दीवारों से छाया बाहर निकलकर उन्हें घेरे में लेने लगी। अजय ने महसूस किया कि अब आत्मा केवल सोनू तक सीमित नहीं रही, बल्कि हॉस्टल के पूरे तीसरे फ्लोर में फैल गई थी। उन्होंने मोहन जी को तुरंत बुलाया। मोहन जी ने कहा, हमें इसे फिर से वही जगह पर वापस फंसाना होगा जहां पहले ये दर्ज थी, पुराने रिकॉर्ड्स के कमरे में, वहीं इसकी शक्ति कमजोर होगी। तीनों ने मिलकर सोनू को पकड़ने की कोशिश की। आत्मा ने सोनू के शरीर से पूरी ताकत झोंक दी और मोहन जी को हवा में उड़ा दिया। अजय और कार्तिक दोनों ने मिलकर सोनू को पकड़ने की कोशिश की। अचानक कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। हवा इतनी तेज थी कि उनके बाल और कपड़े उड़ रहे थे। कार्तिक ने जोर से रोका, अजय जल्दी करो, इसे वापस कमरे में फंसाना होगा। अजय ने पास की लोहे की रॉड से सोनू के शरीर पर वार किया। वार का असर हुआ और आत्मा ने जोर की चीख मारी। सोनू ने थोड़ी देर के लिए होश पाया और उन्होंने दोनों की तरफ देखा। मोहन जी ने अपनी प्राचीन मंत्रों वाली किताब खोली और जोर जोर से पढ़ने लगे। कमरे में अचानक एक नीली रोशनी फैल गई। आत्मा ने जैसे पीछे हटते हुए चीख मारी। कार्तिक ने महसूस किया कि अब मौका है। उन्होंने सोनू के हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे पुराने रिकॉर्ड्स के कमरे की ओर खींचा। अजय ने पीछे से छाया का पीछा किया। जैसे ही वो रिकॉर्ड्स के कमरे में पहुंचे, मोहन जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। आत्मा ने अंतिम बार जोर की चीख मारी और अचानक धुएं जैसी बनकर कमरे में फैल गई। सोनू अब पूरी तरह से होश में था, लेकिन सभी जानते थे कि यह जीत अस्थायी थी। हॉस्टल नंबर 9 की आत्मा अभी भी कहीं छुपी हुई थी और किसी भी समय वापस आ सकती थी। हॉस्टल की तीसरी मंजिल की खिड़कियों से रात की ठंडी हवा तेजी से घुस रही थी। सोनू अब होश में था, लेकिन उसके चेहरे पर डर की छाया साफ दिख रही थी। कार्तिक और अजय दोनों थक चुके थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह रात अभी खत्म नहीं हुई। मोहन जी ने कहा, अभी सावधान रहना होगा। यह आत्मा केवल शरीर में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में भी आ सकती है। उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। तुम दोनों को अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा रखना होगा। जैसे ही वो गलियारों में बढ़े, हॉस्टल की लाइट अचानक गुल हो गई। अंधेरा इतना घना था कि इंसान की परछाई भी गायब हो रही थी। हवा में अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। सावधान कार्तिक, ने अजय को कहा। दोनों ने टॉर्च की रोशनी खोली, लेकिन ये रोशनी भी जल्दी जल्दी झपक रही थी, मानो कोई इसे नियंत्रित कर रहा हो। तभी पीछे से जोरदार चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए उस ओर गए और देखा कि हॉस्टल का एक छात्र विशाल दीवार से टकराकर गिरा पड़ा था। उसके शरीर पर लाल धब्बे और अजीब निशान थे। विशाल की आंखें खुली थीं, लेकिन उसका मन किसी और की पकड़ में था। अजय ने जोर से चिल्लाया, हमें इसे रोकना होगा। अब ये हॉस्टल के कई छात्रों पर कब्जा कर चुकी है। कार्तिक ने पास की लोहे की रॉड उठाई और विशाल की ओर दौड़े। विशाल ने अचानक अपने हाथ फैलाए और हवा में बल की लहर फैल गई। रॉड कार्तिक के हाथ से फिसलकर गिर गई, लेकिन अजय ने पास की लकड़ी की छड़ी से आत्मा पर वार किया। इस वार से आत्मा झटका खाई और विशाल के शरीर पर नियंत्रण थोड़ा कम हुआ। विशाल ने धीमी आवाज में कहा, मुझे छोड़ो, मुझे, परंतु उसकी आवाज में डर और क्रोध दोनों मिश्रित थे। मोहन जी ने पीछे से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज हॉस्टल के गलियारों में गूंज रही थी। छात्रों ने महसूस किया कि आत्मा अब उनके चारों ओर बंद होने लगी है। तभी हॉस्टल की सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आने लगी। कार्तिक और अजय ने देखा कि आत्मा अब कई छात्रों के दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। वो तुरंत छात्रों को पकड़ने लगे और सुरक्षित जगह पर ले गए। अचानक हॉस्टल का पुराना फर्श टूट गया और एक बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढे से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। मोहन जी ने कहा, यह वही जगह है जहां आत्मा को फंसाया जा सकता है। हमें जल्दी करना होगा। कार्तिक और अजय ने सभी छात्रों को गड्ढे के पास खड़ा किया। मोहन जी ने जोर से मंत्र पढ़ा और नीली रोशनी गड्ढे के अंदर फैल गई, लेकिन आत्मा ने अंतिम प्रयास किया। विशाल के शरीर से जोर की ऊर्जा निकली और गड्ढे की तरफ बढ़ी। कार्तिक ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाई और विशाल को पीछे खींचा। अजय ने पास की लोहे की रॉड से आत्मा की दिशा मोड़ने की कोशिश की। कमरे में जोरदार धुआं और आवाजें गूंजने लगी। फर्श हिलने लगा और दीवारें दरकने लगी। मोहन जी ने मंत्रों की गति बढ़ा दी। नीली रोशनी तेजी से फैलती गई और आत्मा गड्ढे की गहराई में फंस गई। कुछ देर के लिए हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। छात्र और कार्तिक, अजय सभी थक चुके थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह जीत स्थायी नहीं थी। आत्मा ने गड्ढे में रहते हुए भी अपने निशान छोड़ दिए थे। मोहन जी ने छात्रों को सुरक्षित जगह पर ले जाकर कहा, आप सभी ने बहुत बहादुरी दिखाई, पर याद रखना,
हॉस्टल नंबर 9 के रहस्य केवल रात में ही सक्रिय होते हैं। आज की रात एक चेतावनी थी, इसे कभी हल्के में मत लेना। सोनू और विशाल धीरे धीरे होश में आए। उन्होंने महसूस किया कि हॉस्टल का हर कोना अब उनके लिए डर का कारण बन चुका है। जैसे ही सुबह हुई, हॉस्टल में धूप घुसी। छात्रों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर और सतर्कता का मिश्रण था। वो जानते थे कि हॉस्टल नंबर 9 की आत्मा अभी भी कहीं छुपी हुई है और कभी भी वापस आ सकती है। रात का अंधेरा अब हॉस्टल की हर दीवार में घुस चुका था। कार्तिक और अजय दोनों थक कर भी चौकस खड़े थे। हॉस्टल के गलियारे अब केवल धूप और रोशनी के बजाय अजीब आवाजों और सिहरन से भरे थे। मोहन जी ने धीरे से कहा, "ये रात सबसे खतरनाक है। आत्मा ने अपनी पूरी ताकत इस बार लगाई है। हमें तैयार रहना होगा।" सोनू और विशाल अब पूरी तरह होश में थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी डर की परछाई थी। वो समझ चुके थे कि आत्मा केवल भूत नहीं, बल्कि किसी के दिमाग और शरीर को अपना हथियार बना सकती है। जैसे ही कार्तिक और अजय एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, अचानक हॉस्टल की सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज गूंजी। एक एक छात्र जोर जोर से चिल्लाने लगा। सभी ने महसूस किया कि आत्मा अब अकेले नहीं थी। उसने हॉस्टल के बाकी छात्रों पर भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो ये रात हमारे लिए अंतिम रात साबित होगी, मोहन जी ने डराकर कहा। कार्तिक ने कहा। उसने अजय का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा, लेकिन तभी पास के कमरे की दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुला और नीली रोशनी बाहर फैली। सोनू ने कहा, "ये वही जगह है जहां आत्मा अपनी ताकत जमा रही थी, और अगर हम इसे अभी नहीं रोकेंगे तो हॉस्टल में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।" मोहन जी ने मंत्रों की आवाज तेज कर दी, लेकिन आत्मा ने अंतिम कोशिश की। उसने विशाल के शरीर के माध्यम से जोर की ऊर्जा छोड़ी और सीधे कार्तिक की ओर बढ़ी। कार्तिक ने तुरंत लोहे की रॉड उठाई और आत्मा से टकराया। इस टकराव में रॉड टूट गई, लेकिन कार्तिक पीछे नहीं हटा। अजय ने पास की लकड़ी की छड़ी से आत्मा के ऊपर वार किया। वार के साथ ही कमरे में जोरदार धुआं फैल गया और दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। आत्मा ने अजय के मन में घुसने की कोशिश की। अजय की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसने बिना सोचे समझे अपने साथी की तरफ वार करना शुरू कर दिया। कार्तिक ने तुरंत उसे रोका, लेकिन अजय की ताकत असामान्य रूप से बढ़ चुकी थी। मोहन जी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज इतनी तेज थी कि हॉस्टल की खिड़कियों से हवा गूंज रही थी। अजय ने महसूस किया कि उसके ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं है। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और आत्मा के प्रभाव को तोड़ दिया। सोनू ने पास की दरवाजा खोली और देखा कि नीली रोशनी गड्ढे की ओर बढ़ रही है। उसने तुरंत विशाल और कार्तिक को खींचा। गड्ढे में अब आत्मा पूरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन उसने अंतिम हमला किया। विशाल के शरीर से जोर की ऊर्जा निकली और गड्ढे के किनारों को तोड़ने लगी। कार्तिक ने अपने पूरे शरीर का बल लगाकर उसे वापस गड्ढे में धकेला। मोहन जी ने अंतिम मंत्र पढ़ा। नीली रोशनी तेज होकर अचानक खत्म हो गई। गड्ढा अब शांत था। हॉस्टल में हर जगह का अंधेरा थोड़ा कम हो गया। छात्र अब धीरे धीरे होश में आए। उनके चेहरे पर डर और थकावट दोनों मिश्रित थे। वो जानते थे कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मोहन जी ने कहा, "आज की रात खत्म हुई, लेकिन हॉस्टल नंबर 9 की आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये केवल एक चेतावनी थी। आप सभी ने बहादुरी दिखाई, लेकिन इस जगह की ताकत को हल्के में मत लेना। सोनू, विशाल, कार्तिक और अजय अब धीरे धीरे हॉस्टल के बाहर निकल रहे थे। बाहर ठंडी हवा उन्हें थोड़ा राहत दे रही थी, लेकिन हर किसी की आंखों में अब भी डर की परछाई थी। सुनसान गलियारों में अब केवल हवाओं की सरसराहट और दूर से आती ऊंची चीखें सुनाई दे रही थीं। छात्रों ने महसूस किया कि हॉस्टल के दरवाजे अब बंद हैं, लेकिन अंदर अभी भी कुछ छुपा हुआ है। जैसे ही सुबह हुई, सूरज की हल्की रोशनी हॉस्टल में घुस गई। छात्रों ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानते थे कि हॉस्टल नंबर 9 की आत्मा अब भी कहीं छुपी हुई है और अगली रात अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तैयार होगी। कार्तिक ने सबको देखा और कहा, "हम आजाद नहीं हुए, केवल सुरक्षित हुए हैं। याद रखो, हॉस्टल नंबर 9 कभी भी शांत नहीं होता।"
सोनू और विशाल ने सिर हिलाया। उनकी आत्माओं में अब भी डर की गर्मी थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि अगली बार वो इस आत्मा का सामना और भी मजबूत होकर करेंगे। रात अब अपनी चरम सीमा पर थी। हॉस्टल के गलियारे सन्नाटे में डूबे हुए थे और हर दीवार पर अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। कार्तिक, अजय, सोनू और विशाल अब पूरी तरह तैयार थे। उनकी आंखों में डर और जज्बा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मोहन जी ने गंभीर आवाज में कहा, अब समय आ गया है। आज रात हम इस आत्मा को हमेशा के लिए रोकेंगे। याद रखो, ये कोई सामान्य भूत नहीं है। ये आपके दिमाग और शरीर को हथियार बना सकती है। चारों छात्र धीरे धीरे हॉस्टल के सबसे पुराने कमरे की ओर बढ़े। ये कमरा अब तक बंद था, लेकिन वहां से नीली रोशनी बार बार झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा नीली रोशनी तेज होकर भंवर जैसी बन गई थी। हवा में अजीब सी ठंडी और जलन जैसी मिलीजुली संवेदना फैल रही थी। कार्तिक ने फुसफुसाते हुए कहा, ये वही जगह है जहां आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर है। अचानक आत्मा ने विशाल के शरीर को अपना माध्यम बना लिया। विशाल की आंखें लाल हो गईं और वो तेजी से चारों तरफ दौड़ने लगा। अजय ने तुरंत वार किया, लेकिन विशाल ने उसी ताकत से उसके वार को रोका और अजय को फेंक दिया। सोनू ने पास की लकड़ी की रॉड उठाई और विशाल की तरफ घुमाकर वार किया। वार का असर हुआ, लेकिन विशाल अभी भी आत्मा के नियंत्रण में था। कार्तिक ने देखा कि मोहन जी मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार आवाज में डर और तनाव दोनों थे। अचानक कमरे के पीछे से जोरदार चीख गूंजी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों छात्र महसूस कर रहे थे कि आत्मा पूरी ताकत से हमला कर रही है। कार्तिक ने कहा, हमें एक साथ वार करना होगा। अब अलग होना कोई विकल्प नहीं। सभी ने अपने अपने हथियार उठाए। अजय ने अपने हाथ में लोहे की छड़ी पकड़ी, सोनू ने लकड़ी की रॉड और कार्तिक ने पुरानी रॉड के टुकड़े को जोड़कर तेज किया। अचानक विशाल ने दौड़ते हुए अजय की तरफ वार किया। अजय ने बचाव किया, लेकिन वार का झटका उसे दीवार तक ले गया। कार्तिक तुरंत बीच में आया और विशाल को पीछे धकेल दिया। मोहन जी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज बढ़ी, आत्मा ने जोर का धमाका किया। कमरे में धुआं फैल गया और नीली रोशनी और तेज हो गई। चारों छात्र अब पूरी ताकत लगा रहे थे। कार्तिक ने जोर से चिल्लाया, अब या कभी नहीं। उसने रॉड से सीधे आत्मा के भंवर में वार किया। अजय और सोनू ने साथ में वार किया। वार के साथ ही नीली रोशनी बिखर गई और कमरे में अचानक शांति छा गई। विशाल गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं। वो धीरे धीरे होश में आया। मोहन जी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और कमरे में सब जगह नीली रोशनी गायब हो गई। चारों छात्र अब थके हुए लेकिन सुरक्षित थे। उन्होंने महसूस किया कि हॉस्टल में अब आत्मा की कोई ताकत नहीं थी। कमरा शांत था और अब केवल सुबह की हल्की रोशनी बाहर से घुस रही थी। मोहन जी ने कहा, आज तुमने जिस बहादुरी का परिचय दिया वो अद्भुत था। हॉस्टल नंबर 9 की आत्मा को हमने अस्थायी रूप से रोका है, लेकिन इसकी चेतावनी हमेशा याद रखनी होगी। ये आत्मा केवल उन लोगों को चुनती है जो अपनी कमजोरी दिखाते हैं। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, हमें अब समझ आया कि हॉस्टल केवल इमारत नहीं है, ये जगह अपने अतीत और आत्माओं के साथ जीवित है। सोनू और अजय ने सिर हिलाया। वो जानते थे कि आज रात उन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाई थी, लेकिन हॉस्टल के रहस्य अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आए थे। जैसे ही चारों बाहर निकले, सूरज की रोशनी ने हॉस्टल के पुराने दीवारों को रोशन कर दिया। ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ रही थी और हर किसी के मन में राहत और थकावट के मिश्रित भाव थे। लेकिन कार्तिक ने आखिरी बार हॉस्टल की ओर देखा। उसने महसूस किया कि दीवारों के अंदर अब भी कुछ छुपा है, कुछ जिसे कोई आसानी से नहीं देख सकता। मोहन जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, याद रखो, हॉस्टल नंबर 9 की आत्मा हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। अगली बार यदि ये जागे तो ये और भी शक्तिशाली होगी, इसलिए हमेशा सतर्क रहना।
चारों छात्र अब धीरे धीरे अपने अपने कमरे की ओर बढ़े। हॉस्टल के पुराने गलियारों में अब केवल शांतिपूर्ण हवा और सूरज की किरणें ही थीं, लेकिन हर किसी की आंखों में डर की परछाई अब भी थी। रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन हॉस्टल नंबर 9 की कहानी हमेशा जीवित रहेगी, और ये बात अब उन सभी के दिलों में हमेशा के लिए बसी रह गई।